दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम पंक्चुएशन या विराम चिन्ह के नियमों की बात कर लेते हैं। देखो, हर वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, सबको पता है कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है हर वाक्य की। दूसरा देखो, साधारण वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है, सबको पता है। प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, सबको पता है। आश्चर्य या खुशी वाले जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होते हैं उनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये मार्क याद रखना, जो आश्चर्य या खुशी वाले वाक्य होते हैं उनमें आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक उदाहरण देख लेना, हुर्रे वी वोन द मैच। तो खुशी या आश्चर्य वाला वाक्य है, तो हुर्रे के आगे क्या लगा दिया हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। चौथा देखना इंपॉर्टेंट है, कोलन। कोलन की दो टिमकी लगती है, उसको बोलते हैं कोलन। कोलन को हिंदी में बोलते हैं द्विबिंदु। कोलन का प्रयोग सूची या उदाहरण से पहले प्रयोग होता है। कोलन कहाँ यूज होता है, सूची या उदाहरण से पहले प्रयोग होता है। यानी हमें कोई सूची या उदाहरण देने हो तो उससे पहले कोलन का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लो, ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम पेन पेपर एंड रूलर। तो हमें इन आइटम की बात करना है, ये सूची या उदाहरण है, तो हमें ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम के आगे हमने क्या लगा दिया, कोलन लगा दिया। तो कोलन का यूज कहाँ करते हैं, सूची या उदाहरण से पहले प्रयोग किया जाता है। पांचवा देखना, सेमी कोलन। सेमी कोलन का चिन्ह याद रखना, एक टिमकी है, नीचे अल्प विराम की तरह है। इसको सेमी कोलन को हिंदी में बोलते हैं अर्ध विराम। सेमी कोलन का नाम याद रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। जब दो स्वतंत्र वाक्य जो आपस में जुड़े हैं पर उनके बीच में कोई कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है तो उनको जोड़ने के लिए हम सेमी कोलन का यूज करते हैं। यानी दो क्लोज हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन उनके बीच में कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, तो उनको जोड़ने के लिए हम सेमी कोलन का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखना, आई वेंट टू द मार्केट इट वाज क्लोज्ड। दो क्लोज हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन बीच में कोई कंजक्शन नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, दोनों को जोड़ने के लिए सेमी कोलन का यूज कर दिया। अब नियम नंबर 6 देखना, कोमा। कोमा सब जानते हैं, एक टिक्की लगती है। कोमा को हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। इसका प्रयोग कब होता है, देखो सूची में आइटम को अलग अलग करने के लिए यूज होता है। जैसे आई हैव ए पेन, ए पेंसिल एंड ए रूलर। हमारे पास 3 आइटम है, तीनों को अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। जैसे ए पेन के कोमा लगा दी, ए पेंसिल के भी कोमा लगा दी। अंतिम 2 आइटम होते हैं उनके बीच में हम एंड का यूज करते हैं। दो क्लोजेज के बीच अगर थोड़ा सा विराम लेना है, अल्प विराम लेना है तो वहाँ कोमा लगाते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो हार्ड के आगे हमने कोमा लगा दी। तीसरा देखना, डायरेक्ट एड्रेस, यानी किसी को संबोधित करते हुए भी हमें कोमा का यूज करते हैं। जैसे रिया, थोड़ा सा अल्प विराम लिया, कम हियर, यस सर, आई अंडरस्टैंड, तो इनके बीच में भी कोमा लगा दी। तो चौथा देखो, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी कोमा लगाई जाती है। जैसे देखो, वेल, आई डोंट नो द आंसर, तो वेल के कोमा लगा दी। इधर देखना, हावेवर शी डिड नॉट एग्री, तो हावेवर के भी क्या लगा दी, कोमा लगा दी। यानी इंट्रोडक्टरी जो वर्ड्स होते हैं उनके भी कोमा लगाई जाती है, क्योंकि उनके बोलने के बाद हम थोड़ा सा अल्प विराम लेते हैं। कोमा को अच्छे से समझ चुके होंगे। 7वां पॉइंट देखना, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है, दोनों तरफ जो दो टिक्की लगती है उसको बोलते हैं कोटेशन मार्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। तो किसी के बोले गए शब्द दिखाने के लिए, यानी किसी ने कोई बात कही है उसको ज्यों का त्यों दिखाने के लिए हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। हम जब डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें हर वाक्य के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर वाक्य दिया हुआ आता है, वही होता है कोटेशन मार्क। एक एग्जाम्पल देखना, सी सैड आई एम गोइंग होम। इसमें देखो, सी सैड के आगे कोमा लगती है, फिर जो आगे वाला वाक्य है वो इस कोटेशन मार्क के अंदर होता है। तो आई एम गोइंग होम, गोइंग होम के आगे जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वो फुल स्टॉप भी याद रखना इस कोमा के अंदर ही आता है। दूसरा देखो, द टीचर सेड, कोमा लगा दी, फिर बी ऑनेस्ट, फुल स्टॉप अंदर है, दोनों तरफ 2 कोमा लगी हुई है, यानी कोटेशन मार्क लगा हुआ है। तो बिल्कुल सही है। याद रखने के लिए एक याद रखना बात, जब पूरा वाक्य हो आगे वाला तो पंक्चुएशन अंदर ही आता है, यानी आगे जो कोटेशन मार्क है अगर उसमें पूरा वाक्य है तो उसके अंदर जो फुल स्टॉप आना है या प्रश्नवाचक चिन्ह आना है वो उसके अंदर ही आता है। लेकिन अगर किसी एक शब्द या फ्रेज के हमने कोटेशन मार्क लगाया हुआ है तो उसमें पंक्चुएशन जो फुल स्टॉप आना है वो बाहर भी आ सकता है। यानी पूरा वाक्य हो तो जो भी फुल स्टॉप प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह लगने हैं वो सारे अंदर ही लगने हैं, लेकिन सिर्फ शब्द या फ्रेज हो तो बाहर भी लग सकते हैं। आगे चलते हैं।
8वां पॉइंट देखना अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो ऊपर एक टिक लगती है उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। तो ये कब लगता है? पहला पॉइंट देखना पोजेशन यानी स्वामित्व दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे रियाज बैग इज पिंक, रिया का बैग कैसा है? पिंक है। तो रिया के बैग के लिए रियाज बैग यानी पोजेशन स्वामित्व दिखाया गया है, तो रिया के आगे हमने ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया और आगे एस लगा दिया, तो रियाज बैग। इधर देखो माई फादर्स कार, तो अपोस्ट्रोफी समझ गए, स्वामित्व दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। दूसरा देखो कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षेप रूप में दिखाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे इट इज को हम जब संक्षेप में लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? इट्स लिख सकते हैं, यानी इट और एस लगा के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। डू नोट को क्या लिख सकते हैं? डू नोट को डोंट लिख सकते हैं। ये होता है अपोस्ट्रोफी, स्वामित्व दर्शा सकते हैं और संक्षेप रूप में दर्शाने के लिए भी अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 9 देखना पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस या ब्रैकेट किसको बोलते हैं? कोष्टक को बोलते हैं। पैरेंथेसिस याद रखना नाम, ब्रैकेट का दूसरा नाम क्या है? पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस या ब्रैकेट किसको बोलते हैं? कोष्टक को बोलते हैं। यानी वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का यूज करते हैं। यानी वाक्य में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए पैरेंथेसिस या ब्रैकेट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेना, सी वॉन द प्राइज। अब एक्स्ट्रा जानकारी देनी है तो आफ्टर हार्ड वर्क, तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो ब्रैकेट को और क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं। 10वां पॉइंट देखना इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है? इलिप्सिस जो 3 बिंदु लगते हैं उसको बोलते हैं त्रिबिंदु। इलिप्सिस का हिंदी में नाम क्या होता है? त्रिबिंदु होता है। जब वाक्य अधूरा छोड़ना हो या रुकावट हो तो हम 3 बिंदु लगाते हैं। याद रखना ये बिंदु 3 ही लगते हैं। तो इलिप्सिस इसको क्या बोलते हैं? त्रिबिंदु बोलते हैं। जब वाक्य अधूरा छोड़ना हो या रुकावट हो तब त्रिबिंदु लगाते हैं। देखो आई वाज थिंकिंग, हमने 3 डॉट लगा दिए तो ये हो गया इलिप्सिस। मे बी वी कैन गो टुमारो, यानी जब वाक्य अधूरा छोड़ना हो या रुकावट हो तो त्रिबिंदु या इलिप्सिस का यूज करते हैं। आगे 11वां पॉइंट देखना, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द यानी कंपाउंड वर्ड बनाते हैं तब उनके बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाता है। मदर इन लॉ, ये जो बीच वाला चिन्ह लगता है इसको बोलते हैं हाइफन। यानी जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं तब उनके बीच में हाइफन का यूज किया जाता है। एक पर्सन देख लो, फॉर कनेक्टिंग पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड, यानी कंपाउंड वर्ड के पार्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? फॉर कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज यूज, तो क्या लगाया जाता है? हाइफन लगाया जाता है। एक और प्रश्न देखना 11 का, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच पंक्चुएट्स द बिलो सेंटेंस। करेक्ट कौन सा है? देखो लुक दैट्स बालाज ओवर देयर, तो इसमें देखो ये कौन सा है? एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है, तो लुक के आगे क्या लगना चाहिए था? एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए था। इसमें कोई मार्क नहीं आ रहा, काट दो। इसके में कोई ना मार्क नहीं आया, काट दो। तो लुक और लुक दोनों में क्या लगा हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। अब देखो दैट्स बालाज ओवर देयर, दैट्स बालाज ओवर देयर, इसमें देखो बाला, बाला क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो इसमें जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। इसमें देखो स्मॉल में आया इसलिए ये गलत था। ये दैट्स है, इसमें भी टी है जो कैपिटल में आनी चाहिए थी, यहाँ स्मॉल आई इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही था। देखो लुक्स के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, दैट्स और बाला इन दोनों में भी जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। दोबारा यहाँ देख लो इंटरजेक्शन शब्द देखो, लुक है, वो है के बाद अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। दैट्स में अपोस्ट्रोफी का भी सही प्रयोग जरूरी है। अब लास्ट 2 प्रश्न और देखना, टू इनक्लोज ए कोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन इज यूज, यानी एक कोटेशन को इनक्लोज करना है तो हमें क्या लगाते हैं? हम दोनों तरफ कोटेशन मार्क लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। जो कोटेशन मार्क होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। 2 कोमा लगती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखना, सेलेक्ट द ऑप्शन पंक्चुएट इज द बिलो सेंटेंस करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है? आई एम लुकिंग फॉर द की सी सेड। ये जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उनके वाक्य इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कैसा वाक्य है? ये एक डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, तो इसमें देख लो इसमें ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। देखो आई एम लुकिंग फॉर द की सी सेड, इसमें देखो सबसे पहले तो ये कोमा 2 लगती है दोनों तरफ, इसमें 1 लगी हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो कट चुका है। इनमें देखो आई और एम के बीच में अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ, तो ये बी नंबर ऑप्शन भी कट गया। बी ऑप्शन इसका सही नहीं है, बी नंबर ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें देखो आई और एम के बीच में कोई अपोस्ट्रोफी यूज नहीं हुई थी। अब ये देखो इनमें 2 तो कोमा लगी हुई है, इन्वर्टेड कोमा बिल्कुल सही है, दोनों में सही है। आई और एम के बीच में अपोस्ट्रोफी का भी सही यूज हुआ, बिल्कुल सही है। सी सैड
चेंज क्या है, इस सी वाले ऑप्शन में यहाँ एक एक्स्ट्रा कोमा लगी हुई है, जबकि डी में कोई कोमा नहीं लगी है। हमें पता है जब भी हम रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच का वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सी सैड, सो सैड के बाद में हम कोमा लगाते हैं, फिर हम इन्वर्टेड कोमा से शुरू करते हैं। तो सी सैड के बाद में ये कोमा लगनी जरूरी थी। आई एम लुकिंग फॉर द की, इसको दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा लगानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें कोई कोमा नहीं लगाई सी सैड के बाद में, इसीलिए यह गलत था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? सी। ये था हमारा पंक्चुएशन टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।